हेलो दोस्तों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राजप्रभा एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और आपके जितने भी व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप हैं उन पर शेयर करें, ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो सी टेट, यूपी टेट और सभी स्टेट टेट के लिए बहुत ही उपयोगी है और शिक्षक भर्ती के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन पहला है संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन दूसरा है व्यवहारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यवहारात्मक सिद्धांत। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न, सीखने के वक्र किसके सूचक है? सीखने के वक्र किसके सूचक है? ऑप्शन पहला है सीखने की मौलिकता के सूचक है, ऑप्शन बी है सीखने की प्रगति के सूचक है, ऑप्शन तीसरा है सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है और ऑप्शन डी है सीखने की रचनात्मकता के सूचक है। तो सीखने के वक्र किसके सूचक है? तो इसका राइट आंसर होगा सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीखने का वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? प्रश्न नंबर तीसरा है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन पहला है डोलार्ड और मिलर ने, ऑप्शन दूसरा है बंडूरा और वाल्टर ने, ऑप्शन तीसरा है कार्ल रोजर्स ने और ऑप्शन चौथा है यूंग ने। तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने दिया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कार्ल रोजर्स। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने दिया था। अगला प्रश्न, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में किसके मापन हेतु प्रयोग होता है? मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयोग होता है? ऑप्शन पहला है बुद्धि, ऑप्शन दूसरा है व्यक्तित्व, ऑप्शन तीसरा है अधिगम और ऑप्शन चौथा है नैतिकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मिरर ड्राइंग परीक्षण का मापन अधिगम के लिए किया जाता है या अधिगम मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अधिगम। मिरर ड्राइंग परीक्षण अधिगम मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, खाली स्थान है, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी है? ऑप्शन पहला कह रहा है माध्यिका, ऑप्शन दूसरा है प्रसार क्षेत्र, ऑप्शन तीसरा है औसत विचलन और ऑप्शन चौथा है मानक विचलन। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा माध्यिका। माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? इन चारों में से कौन सा शेष से भिन्न है? ऑप्शन पहला है 16 पीएफ परीक्षण, ऑप्शन दूसरा है टीएटी, ऑप्शन तीसरा है क्लाउड टेस्ट पिक्चर,
और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में कौन शेष से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला 16 पीएफ परीक्षण। अगला प्रश्न, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन पहला है हैविंग हर्स्ट, ऑप्शन दूसरा है हालिंगवर्थ, ऑप्शन तीसरा है जीन पियाजे और ऑप्शन चौथा है हल। तो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे, तो सातवें का राइट आंसर होगा हैविंग हर्स्ट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे हैविंग हर्स्ट। अगला प्रश्न, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? एक बार और देख लेते हैं प्रश्न को। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? ऑप्शन पहला है टोरेंस, ऑप्शन दूसरा है मेरीफील्ड, ऑप्शन तीसरा है कोल एवं ब्रूस और ऑप्शन चौथा है केंट। तो सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण टोरेंस ने किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला टोरेंस। अगला प्रश्न, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से कौन सा एक है? ऑप्शन पहला है प्रभाव का नियम, ऑप्शन दूसरा है अभिवृत्ति का नियम, ऑप्शन तीसरा है समानता का नियम और ऑप्शन चौथा है सहचारी अंतरण का नियम। तो इनमें से कौन सा एक अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रभाव का नियम। और प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न, निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? पहला है प्रयोगीकरण, दूसरा है केस अध्ययन, तीसरा है सर्वेक्षण और ऑप्शन चौथा है अंतर्दर्शन। तो निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? तो 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 केस अध्ययन में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 केस अध्ययन। अगला प्रश्न, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है स्मृति, ऑप्शन दूसरा है चिंतन, ऑप्शन तीसरा है अधिगम अंतरण और ऑप्शन चौथा है बौद्धिक विकास। तो जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं अधिगम अंतरण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अधिगम अंतरण। अगला प्रश्न, जी वालास के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। जी वालास के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या होता है? ऑप्शन पहला है उद्भाषण, ऑप्शन दूसरा है उद्भवन, ऑप्शन तीसरा है मूल्यांकन और ऑप्शन चौथा है उपक्रम। तो जी वालास के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उपक्रम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपक्रम। अगला प्रश्न, किसने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन पहला है हेगार्टी, ऑप्शन दूसरा है पावलोव, ऑप्शन तीसरा है थॉर्नडाइक और ऑप्शन चौथा है रॉस।
तो किसने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण एवं उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा किसकी है? यह व्यक्तित्व की सबसे सटीक और सबसे अच्छी परिभाषा है। एक बार और देख लेते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए है एस फ्रायड। फ्रायड की जगह पर प्रायड लिख दिया, गलती से टाइपिंग हो गया है। दूसरा है एम एल मन। ऑप्शन तीसरा है जी डब्ल्यू अल्पोर्ट। और ऑप्शन चौथा है जेई डेसिल। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा है जी डब्ल्यू अल्पोर्ट की। तो हमारा राइट आंसर होगा अल्पोर्ट। अगला प्रश्न, सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में पलायन किस पे आधारित है? ऑप्शन पहला नकारात्मक पुनर्वलन पर। ऑप्शन दूसरा है सकारात्मक पुनर्वलन पर। ऑप्शन तीसरा है विलंबित पुनर्वलन पर। और ऑप्शन चौथा है पुनर्वलन की निष्क्रियता पर। तो सीखने में पलायन आधारित है किस पर? तो इसका राइट आंसर होगा नकारात्मक पुनर्वलन पर। सीखने में पलायन आधारित है नकारात्मक पुनर्वलन पर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है व्याकरण। ऑप्शन दूसरा है अर्थ विज्ञान। ऑप्शन तीसरा है स्वर विज्ञान। और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे कहते हैं स्वर विज्ञान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, स्वर विज्ञान। अगला प्रश्न, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम कौन सा नहीं है? ऑप्शन पहला है पुनः स्मरण। ऑप्शन दूसरा है धारण। ऑप्शन तीसरा है पहचानना। और ऑप्शन चौथा है तर्क करना। तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, तर्क करना। अगला प्रश्न, टीएटी किसके द्वारा बनाया गया था, या टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन पहला है आल्पोर्ट। ऑप्शन दूसरा है हरमन रोडसा। ऑप्शन तीसरा है मैस्लो। और ऑप्शन चौथा है मरे। तो टीएटी परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा मरे। और इनके साथ एक और व्यक्ति थे, मॉर्गन थे। तो मॉर्गन और मूरे ने टीएटी परीक्षण का प्रयोग किया था या बनाया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मरे ने। अगर ऑप्शन में मॉर्गन और मूरे जो दोनों रहे तो ये भी होगा, इन्हें कहीं मूरे लिखे मिलता है, कहीं मरे लिखे मिलता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम ही है, एक ही व्यक्ति है। मॉर्गन अलग है, मूरे या मरे ये दो शब्द मिलते हैं, कहीं कहीं लिखा मिलेगा मूरे और कहीं कहीं मिलेगा मरे। तो टीएटी किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मरे के द्वारा। अगला प्रश्न,
लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? ऑप्शन पहला है अभिप्रेरण, ऑप्शन दूसरा है संवेग, ऑप्शन तीसरा है कुंठा, ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है कुंठा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कुंठा। अगला प्रश्न, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? पहला है आनुवंशिकता, दूसरा है वातावरण, तीसरा है हार्मोन, चौथा है समाज। पहली बात तो ये जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को कोई प्रभावित करता है तो दो चीज़ें हैं, पहला है आनुवंशिकता और दूसरा है वातावरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंखों के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आनुवंशिकता। आंखों का रंग प्रभावित करने का कारण है आनुवंशिकता। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? ऑप्शन पहला है व्यक्तित्व, ऑप्शन दूसरा है रुचि, ऑप्शन तीसरा है बुद्धि और ऑप्शन चौथा है अवधान। तो आधार आयु बुद्धि मापन से संबंधित है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बुद्धि। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो बुद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर जाकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है? मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि अगर हम पे कोई चिल्लाता है, गुस्सा करता है और हम अगर उससे छोटे हैं या विद्यालय हो या परिवार हो या कहीं समाज में भी, तो जो वो गुस्सा हम पे निकालते हैं तो हम भी अपना गुस्सा किसी न किसी अपने छोटे पर या उस पर निकालते हैं कि जिसका मतलब जो हमारा कुछ ज़्यादा नुकसान ना कर सके। जैसे अपने से बड़ों पर तो निकाल नहीं सकते, अगर मान लीजिए कि पापा को गुस्सा है तो मम्मी पर तो निकाल नहीं सकते, तो किसी अपने छोटी बहन पे, छोटे भाई पे या अपने किसी दोस्त पे ऐसे ही न करते हैं। तो प्रश्न हमारा है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर जाकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन पहला है उदात्तीकरण, ऑप्शन दूसरा है विस्थापन, ऑप्शन तीसरा है रूपांतर और ऑप्शन चौथा है प्रतिक्रिया निर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा विस्थापन। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर जाकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह है विस्थापन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? तो निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन पहला है स्किनर, ऑप्शन दूसरा है पावलोव, ऑप्शन तीसरा है थॉर्नडाइक और ऑप्शन चौथा है कोहलर। तो निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 कोहलर। सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है कोहलर, और इनके साथ अगर ऑप्शन में ये होता कोहलर, कोफका, बर्दीमर और चौथा ऑप्शन होता इनमें से सभी, तो हमारा राइट आंसर होगा इनमें से सभी। इनके कोहलर के साथ साथ बर्दीमर और कोफका भी थे। तो निम्न में से सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है कोहलर, और इनके अलावा भी दो व्यक्ति और हैं, कोफका और बर्दीमर। अगला प्रश्न, इरोस शब्द संबंधित है। इरोस शब्द किससे संबंधित है?
ऑप्शन पहला है मरण मूल मूल प्रवृत्ति से, ऑप्शन दूसरा है जीवन मूल प्रवृत्ति से, ऑप्शन तीसरा है भय मूल प्रवृत्ति से, और ऑप्शन चौथा है प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो इरोस शब्द का संबंध किससे है? तो इरोस शब्द का संबंध है जीवन मूल प्रवृत्ति से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, जीवन मूल प्रवृत्ति से। अगला प्रश्न, अहम निर्देशित होता है। अहम किससे निर्देशित होता है? ऑप्शन पहला है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन दूसरा है सुख के सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन तीसरा है आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, और ऑप्शन चौथा है सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो अहम किससे निर्देशित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। अहम निर्देशित होता है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। अगला प्रश्न, कालिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई दे दी जाए तो इससे प्राणी में कालिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होगा? ऑप्शन पहला है भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, दूसरा कह रहा है भूख अधिक बढ़ जाती है, तीसरा कह रहा है भूख कम हो जाती है, और ऑप्शन चौथा कह रहा है भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। तो कालिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि किसी प्राणी को दे दी जाए तो भूख अधिक बढ़ जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, भूख कम हो जाती है। कालिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि प्राणी को दे दी जाए तो भूख कम हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, भूख कम हो जाती है। अगला प्रश्न, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, ऑप्शन पहला है मस्तिष्क, ऑप्शन दूसरा है सभी अंग, ऑप्शन तीसरा है मेरुदंड, और ऑप्शन चौथा है मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं मस्तिष्क तथा मेरुदंड। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनोग्रसित बाध्यता का एक विकृति है। मनोग्रसित बाध्यता एक विकृति है। पहला समायोजन विकृति है, दूसरा मनोविच्छेदित विकृति है, तीसरा चिंता विकृति है, और चौथा काय प्रारूप विकृति है। तो मनोग्रसित बाध्यता कैसी विकृति है? तो इसका राइट आंसर होगा चिंता विकृति है। मनोग्रसित बाध्यता एक चिंता विकृति है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, चिंता विकृति। अगला प्रश्न, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, या सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन पहला है स्किनर, ऑप्शन दूसरा है पॉवलोव, ऑप्शन तीसरा है फ्रायड, और ऑप्शन चौथा है यूंग ने। तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था या किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यूंग के द्वारा। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय यूंग द्वारा दिया गया था। दोस्तों, एक बार फिर आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हो वो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।